हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। ये आपके एनसीईआरटी का क्लास 8 का भाग 2 जो इतिहास है उसका अध्याय 10 है। इसको कंप्लीट करेंगे तो सिर्फ हमें और 2 अध्याय पढ़ना है। इसके साथ ही हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स को तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डिटेल में हर चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। ज्योग्राफी का भी आप लोगों ने, मैंने कल भी और आज भी आप लोगों को सारे क्लास का लिंक दे दिया है। 16 क्लास का लिंक दिया है, जिसमें कि हमने क्लास 7 के ज्योग्राफी को भी स्टार्ट करके और वायु तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो अगला एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में वो जल्द से हमारा शुरू होगा। आप लोगों में से कोई भी नए हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, चाहे स्टेट को लेकर, सीटेट को लेकर, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। बाकी आप लोग जो भी कहते हैं उसके अनुसार हम हर क्लास को आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। ये जो आपका अध्याय है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया, इसमें ये बताया गया है कि ये जो दृश्य कला है इसको समझिएगा। सबसे पहले ये जो कला है, कला से कलाकार बना है और कला को जो जानता है उसे कलाकार कहते हैं। और दृश्य कला का मतलब हुआ वैसी कला जिसे हम देख सकते हैं जीवंत रूप में, यानी साक्षात जो मुझे दिखता हो, जिसको कि आप नकल कहते हैं। आजकल जिस चीज़ को हम लोग फ़ोटो फ्रेम में खिंचवाते हैं, फ़ोटो फ्रेम में सजाते हैं, जो काम कैमरा करता है पहले ये काम कलाकार करता था। और ये महत्वपूर्ण बात है कि जब हमारे भारत देश में औपनिवेशिक शासन था उस काल में, यानी उस दौरान भी दृश्य कलाओं की दुनिया में बहुत बदलाव आए थे। और उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, इस दोनों के व्यापक इतिहास आपस में बिल्कुल विस्तृत ढंग से जुड़े हुए हैं। अब समझना है कि उपनिवेशवाद क्या हुआ, राष्ट्रवाद क्या हुआ, तो इसके लिए एक अलग टॉपिक लेकर आएंगे। बस इसमें अभी हमको समझना है कि इस अध्याय में हम लोग क्या समझेंगे। तो ये जो आप पेंटिंग देखते हैं या फिर मूर्ति शिल्प, यानी मूर्ति को, जैसे आप सरस्वती माँ की मूर्ति ले लीजिए, आप देखते हैं उसमें किस प्रकार की कलाकारी होती है। और वो कलाकार जिसे कहा जाता है सब लोकल का ही होगा, कोई लंदन से थोड़ी आया है कलाकार। लेकिन सच्चाई यही है कि शुरू में जब औपनिवेशिक शासन था तो उस समय लंदन, यूरोप और ब्रिटेन से ही कलाकार आते थे। धीरे धीरे ये कलाकारी भारत में प्रसिद्ध हो गई। कई ऐसे कलाकार थे जो भारतीय परंपरा को, भारतीय चित्रकला शैली को उन्होंने पसंद किया और भारत में ही वो रह गए। कई ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी कलाकारी के बलबूते पर भारत को एक संपूर्ण देश के रूप में दिखाया। और कई ऐसे कलाकार थे जो भारत को एक छोटे मोटे दृश्यों के रूप में प्रस्तुत किया है। कई ऐसे कलाकार थे जो अपनी कलाकारी उन्होंने भारतीय कलाकारों के साथ भी शेयर किया था। तो इसको बस आपको यही समझना है कि इसमें कितने प्रकार के कलाकारी थे और किस प्रकार की कलाएं थी। और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इस नोट्स में है, जिसमें आपको पढ़ना है साम्राज्यवादी युग की कलाओं के नए रूप, फिर मनोहारी दृश्यों की चाह जब आप पढ़िएगा तो उसमें बस 2 नाम आपको याद रखना है, टॉमस डेनियल और उनके भतीजे का नाम विलियम डेनियल। ये दोनों जो थे ये मनिहारी परंपरा के प्रसिद्ध चित्रकार थे और ये लोग 1785 में भारत आए थे और इन्होंने कलकत्ता के उत्तरी और दक्षिणी भारत की यात्रा की थी और भारत में ये लोग 7 साल तक रहे थे। और महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे जुड़ा हुआ ये है, महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ये भी है कि ये जो टॉमस डेनियल थे इन्होंने कैनवस पर बने एक तैल चित्र बनाया था और ब्रिटेन में चुनिंदा लोगों के बीच इसको प्रदर्शित किया जाता था। तो इसमें हमको ये देखना है। और उत्कीर्ण चित्र का भी इसमें वर्णन है। उत्कीर्ण चित्र ये होता था लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई चित्र को उत्कीर्ण चित्र कहते हैं। उत्कीर्ण चित्र के बारे में पूछा गया है प्रश्न। तो जैसे मान लीजिए कोई धातु है, कागज है, लकड़ी है, ये जो भी है कोई धातु, इस पर जिस आकार का आप मेहंदी वगैरह का छापा देखते होंगे तो इस तरह उसको उत्कीर्ण किया हुआ कहते थे। आपने अभी पढ़ा है किस तरह अभिलेखों में जो पत्थरों का अभिलेख उत्कीर्ण किया जाता था, यानी इस प्रकार से चित्रित उसमें किया जाता था। तो ये उत्कीर्णित चित्र का भी इसमें वर्णन है। तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके इसमें समेटे हुए हैं इस नोट्स में। फिर आपका अगला टॉपिक है प्राधिकार का चित्रण, फिर रूप चित्र किसे कहते हैं, रूप चित्रण किसे कहते हैं, इतिहास को किस प्रकार चित्रित किया गया, और फिर इसमें दरबारी कलाकार जो थे उसमें क्या हुआ था। जैसे कि आपने टीपू सुल्तान के बारे में विस्तृत पढ़ा है, इसीलिए इसमें हर एक्सरसाइज में आपको कुछ ना कुछ जो योद्धा हैं उनकी चर्चा मिल जाती है। लेकिन सबकी चर्चा अगर हम लोग हर क्लास में करेंगे तो क्लास बड़ा हो जाएगा। ये जो दरबारी कलाकार होता था, जिस शासक के दरबार का वो कलाकार होता था,
वो वहाँ पर भित्ति चित्र बनाता था। भित्ति चित्र हो गया दीवार पर बना हुआ चित्र। और जब मैसूर में टीपू सुल्तान ने जो अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, जंग लड़ा था, तो इस चीज़ का जो है श्रीरंगपट्टनम में जो स्थित एक महल था, उस महल की दीवारों पर स्थानीय कलाकारों ने भित्ति चित्र बनाया था। तो इस तरह से आपके इस एक्सरसाइज में यही वर्णन है, सिर्फ दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया के बारे में, किस प्रकार कुछ अंग्रेज़ों ने भी चित्र बनाने का प्रयोग किया था। और परिप्रेक्ष्य विधि भी इसमें है। तो परिप्रेक्ष्य विधि क्या है, ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है। फिल्म वगैरह भी अभी आप लोग देखते हैं, ये चित्र देखते हैं, फिल्म में तो कैमरे का कमाल है, लेकिन चित्र जब देखते हैं, जब बनाया जाता था तो उसमें परिप्रेक्ष्य विधि का प्रयोग किया जाता था। और परिप्रेक्ष्य विधि ये हुआ कि दूर के चीज़ों को छोटा दिखाना, नज़दीक के चीज़ों को बड़ा दिखाना। तो ये परिप्रेक्ष्य विधि, भित्ति चित्र, उत्कीर्ण विधि, ये सभी चीज़ें, सभी बिंदु इसमें बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ ईस्वी वगैरह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है मैंने नोट्स में इसको शामिल कर लिया है। फिर नई भारतीय लोक कला आपको इस एक्सरसाइज में ये टॉपिक पढ़ना है। फिर जीवन अध्ययन पढ़ना है। तो जीवन अध्ययन क्या होता है, तो जो कलाकार है इसको आपको यहाँ पर जीवन अध्ययन के बारे में समझना है कि जीवित मॉडलों की जो मुद्रा होती थी, यानी मॉडल बनाया जाता था और वो जिस मुद्रा में, जिस अवस्था में बैठे रहते थे, उसी आधार पर मानव आकृति का अध्ययन किया जाता था। तो ये हो गया आपका जीवन अध्ययन। अभी बिल्कुल डिटेल में हम लोग यहाँ पर नोट्स देखेंगे। और फिर यहाँ पे आपका नील और नल दमयंती की कहानी का दृश्य इसमें दिया हुआ है, जो कि 1878 से 1880 के बीच है। ये सब कुछ आपको पढ़ने की बात है। और कलकत्ता आर्ट स्टूडियो का निर्माण किसने किया था, किस दशक में हुआ था, ये सब महत्वपूर्ण है। और कलकत्ता स्टूडियो का वर्णन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस ज़माने में आप समझ रहे हैं, लोग तैल विधि का, परिप्रेक्ष्य विधि का, उत्कीर्ण विधि का प्रयोग करके चित्रकारी करते थे। और उस दौरान अगर एक स्टूडियो खुल जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए ये प्रश्न भी अधिक महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। फिर आपका राष्ट्रीय कला की चाह आती है, राजा रवि वर्मा की कला की बात आती है, राष्ट्रीय कला की भिन्न छवि आती है। तो सारे चीज़ों को और सारे बिंदु को हमने इस नोट्स में एकत्रित कर लिया है। और आखिरी अन्यंत्र में जो आप हर एक्सरसाइज में देखते हैं, इसमें है काकुजो और एशियाई कला आंदोलन। काकुजो जो था वो जापान का एक लेखक कहिए या जो भी कहिए, उनका पूरा नाम ओकाकुरा काकुजो था। वो जापान के थे और उन्होंने एक किताब प्रकाशित किया था और उस किताब का नाम था पूर्व के आदर्श। तो जब ये बिंदु आएगा तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। ये है आपका प्रश्न, उत्कीर्ण चित्र किसे कहते हैं? लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाई गई तस्वीर को यूरोपीय कलाकार कौन सी तकनीक अपने साथ लिए लाए थे? ये तैल चित्रों के तकनीक। इससे जो तस्वीर थी ना, वो जीवंत दिखती थी, एकदम जीवंत, जैसे लगता था कि सही का आदमी बैठा हुआ है। ये तैल चित्रों का, ये खूबी थी तैल चित्रों की। और टॉमस डेनियल और उनके भतीजे विलियम कौन थे, कब भारत आए थे, कब तक भारत में रहे थे, जो कि अभी हमने आपको बताया। तो ये मनोहारी परंपरा के प्रसिद्ध चित्रकार थे। 1785 में भारत आए थे, 7 साल तक भारत में रहे थे। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यूरोपीय कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों में किस पर अधिक जोर दिखाई देता है? तो जो यूरोपीय कलाकार चित्र बनाते थे उसमें वो ब्रिटेन की संस्कृति और ब्रिटेन के लोगों का बड़प्पन दिखाते थे, उसकी श्रेष्ठता पर अधिक जोर देते थे यूरोपीय कलाकार। लेकिन अभी जो हमने अन्यंत्र के बारे में बात की, जो ओकाकुरा काकुजो थे, वो जापान के होकर के भी उन्होंने भारत के बारे में एक अच्छी लाइन कही थी। इसी कारण उनका जो बुक है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। अब ये कैनवास का हमने अभी चर्चा किया। तो ये कैनवास आप समझ सकते हैं, सिलाई वगैरह में भी इसका काम आता है कैनवास का। और हर तरह के कैनवास आते हैं, मोटे पतले हर तरह के। तो कैनवास पर बने विशाल चित्र किसके द्वारा बनाए गए थे? ये आपने देखा अभी, ये टॉमस डेनियल द्वारा बनाए गए थे और ब्रिटेन में ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था ये चित्र। और रूप चित्रकारी क्या थी? तो औपनिवेशिक भारत में, यानी जिसमें भारत में उपनिवेश का राज शासन था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो औपनिवेशिक भारत में लोकप्रिय होने वाली जो कला शैली थी उसी को हम लोग रूप चित्रकारी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रूप चित्र क्या है? तो किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर ज़्यादा जोर दिया गया हो, इसे रूप चित्र कहते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ पर प्रश्न आप इस प्रकार देख रहे हैं, रूप चित्र क्या है, लेकिन आपको आजकल जो पूछ रहा है प्रश्न इस प्रकार से, ये सारे उत्तर को लिख दिया जाएगा। किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे और हाव भाव पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकारी है? आपको रूप चित्रकारी दे दिया जाएगा, रूप चित्र दे दिया जाएगा कन्फ्यूज करने के लिए। इसीलिए इसको बिल्कुल गहराई से आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है।
फिर यहाँ है आपका रूप चित्रण क्या है, तो पोर्ट्रेट बनाने की कला रूप चित्रण है। और यूरोप में आने वाले सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, यूरोप से आने वाले, ये दोनों नाम आपको याद रखना होगा। ये इनका नाम आपको याद रखना होगा। योहान जोफनी, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था लेकिन ये इंग्लैंड में बस गए थे और ये यूरोप से आने वाले प्रसिद्ध चित्रकार थे। योहान जोफनी भारत कब आए और कितने वर्ष तक भारत में रहे थे, ये 1780 के दशक के मध्य में भारत आए थे और ये 5 साल तक भारत में रहे थे। मोहम्मद अली खान कौन थे व उन्होंने अपना रूप चित्र बनाने का जिम्मा किसे सौंपा था। मोहम्मद अली खान की चर्चा इसलिए है कि ये भारतीय थे, ये एक नवाब थे और 1770 में इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया था और जब अंग्रेज़ों का शासन हो गया था तो ये कंपनी के पेंशन पर निर्भर करने लगे थे। लेकिन इन्होंने 2 यूरोपीय कलाकारों से अपनी चित्र बनवाई थी, टिली केटल और जॉर्ज विलिसन से। और इनका चित्र जब आप देखिएगा तो बिल्कुल ठाट वाट के साथ इन्होंने चित्र बनवाया है, जबकि अंग्रेज़ों ने इनके सारे जो अधिकार थे, जो शासन की शैली थी, सबको छीन लिया था। फिर भी इन्होंने इस तरह से अपना चित्र बनाया था। ये भित्ति चित्र के बारे में अभी आपने देखा, दीवार पर बने चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। अगर इस तरह से पूछ दिया जाए किस शासक के महल में ये भित्ति चित्र बना है, तो आपको टीपू सुल्तान का नाम याद रखना होगा। श्रीरंगपट्टनम में जो उनका महल है, उनके दीवार पर ये चित्र बनाया है स्थानीय कलाकारों ने। और फिर यहाँ पर जो प्रश्न है आप देखते हैं, इसी तरह से पेचीदा ढंग से अब आजकल प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। ऐसे तरीके जिसके जरिए दूर की चीज़ें छोटी दिखाई देती है और समांतर रेखाएं दूर जाकर एक दूसरे में विलीन होती दिखाई देती हैं, इसे कौन सी विधि कहते हैं, तो यही है आपका परिप्रेक्ष्य विधि, जो कि हमने अभी समझा। ये है आपका खर्रा चित्र क्या है, तो कागज़ के लंबे रोल पर बनाई गई पेंटिंग जिसे लपेटा जा सकता है, इसे खर्रा चित्र कहते हैं। और खर्रा चित्रकार को किस नाम से जाना जाता है, पटवा नाम से जाना जाता है। खर्रा चित्रों की छवियाँ कैसी होती है, तो ये गोल ना होकर के सपाट होती है। खर्रा चित्रों की छवियाँ यानी कि गोल आप समझ रहे हैं, जिस तरह की जैसे लगता है कि कोई भी आदमी बैठा है, उनको देखकर इस तरह से लगता है कि बिल्कुल जीवंत प्राणी बैठा है, लेकिन जब खर्रा चित्र होता है तो वो बिल्कुल सपाट होता है, चित्र की भांति ही होता है, तो इसीलिए उसको खर्रा चित्र कहते हैं। अब यहाँ पर आपका आता है काली घाट चित्रकार अपनी छवियों में उभार पैदा करने के लिए, उभार आप समझ सकते हैं, बस आपको ये जो सपाट आप देख रहे हैं, गोलाकार चित्र देख रहे हैं, उभार देख रहे हैं, इससे आपको एक ही चीज़ समझना है कि जिससे वैसे चित्र जिससे कि जीवंत की भावना का प्रतीत हो, यानी ऐसा लगे कि वो व्यक्ति सच में उसी प्रकार से उस तरह से बैठा हुआ हो, चित्र की तरह ना लगे। तो काली घाट चित्रकार अपनी छवियों में उभार पैदा करने के लिए वो छायाकरण का इस्तेमाल करते थे, यानी कि अगर किसी का चित्र बना रहे हैं तो उसका जो है, मान लीजिए वो किसी का चित्र बना रहे हैं वो कलाकार, तो उनकी जो छाया है वो पीछे दिखाया जाता था, ये ऐसा लगे कि ये व्यक्ति सच में बैठा है, तो छायाकरण का इस्तेमाल करते थे। इस तरह से पूछा है छायाकरण का इस्तेमाल करके कहाँ के चित्रकार छवियों को उभार पैदा करते थे, तो ये सब आपको याद रखना है। फिर आपका ये जीवन अध्ययन आ गया, जिसको हमने देखा जीवन अध्ययन का क्या अर्थ है, तो जीवित मॉडलों की मुद्राओं के आधार पर मानव आकृति का अध्ययन करना ही जीवंत अध्ययन है, यानी कि किसी भी मानव के किसी भी शरीर के अंग के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी आकृति का, तो इसी तरह के मॉडल, जिस मॉडल को देखकर बिल्कुल ऐसा लगे, आजकल दुकान वगैरह में देख रहे हैं डमी, बिल्कुल उसी तरह लगता है हाथ पैर, और कहीं कहीं तो इतना कॉस्टली डमी आता है कि बिल्कुल लगता है समझ में ही नहीं आपको आएगा ओरिजिनल है कि ये क्या है। तो वही जीवंत मॉडलों की मुद्राओं पर के आधार पर जो जिस मानव आकृति का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग जीवन अध्ययन कहते हैं। और 19वीं सदी के आखिर में सबसे सफल प्रिंटिंग प्रेस कौन सी थी, तो ये कलकत्ता आर्ट्स स्टूडियो, इसी के बारे में हमने कहा था। ये 19वीं सदी लग गई थी एक स्टूडियो को स्थापित होने में, और आप देख रहे हैं सारे जो मॉडर्न वर्क हैं सारे अंग्रेज़ों के द्वारा होता है। तो यहाँ से ये प्रश्न है कि कलकत्ता में बुर्ने एंड सेफर्ड नाम के स्टूडियो की स्थापना किसने की थी, तो चूँकि बुर्ने एंड सेफर्ड है तो आपको इसी से नाम याद रखना है। सैमुअल बुर्ने ने 1860 के दशक में इन्होंने किया था। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे सब प्रश्न ही निकाल कर कन्फ्यूज़ किए जाते हैं। अब तो हम लोग आखिरी कगार पर पहुँचे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब तक में सीटेट का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 6 to 8 का जो हिस्ट्री है उसमें से किस किस अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इस तरह का क्लास हम लोग अब अटेंड करेंगे। इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट की तरफ भी बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला है आपका बम्बई के रेलवे स्टेशन को किस नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण कब हुआ था, तो ये विक्टोरिया टर्मिनस
विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण 1878 से 1887 के बीच हुआ था। इसको घुमाकर अगर पूछ दिया जाए तो विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ के रेलवे स्टेशन को कहा जाता है, तो ये है बम्बई के रेलवे स्टेशन को। फिर यहाँ आपका प्रश्न है गॉथिक शैली किसे कहते हैं, तो जिस इमारत की मेहराब आप समझते हैं, आपने कई बार पढ़ा है, ये जो ऊपर में गुंबद के आकार का होता है ये मेहराब होता है। तो जिस इमारत की मेहराब नुकीली होती है, इस प्रकार से नुकीली होती है और बहुत ज़्यादा लंबी होती है, उसको गॉथिक शैली कहते हैं। शैली भी आपको याद रखना होगा। और जिस इमारत में गोल मेहराब होते हैं, यानी कोई नुकीली और लंबी नहीं होती है उसका मेहराब, तो जिस इमारत के गोल मेहराब होते हैं वे किस प्रकार की शैली के होते हैं, तो शास्त्रीय शैली पर आधारित वो मेहराब होते हैं। और राजा रवि वर्मा कहाँ के थे, ये केरल में त्रावणकोर के महाराजाओं के परिवार से थे। और राजा रवि वर्मा किस प्रकार की चित्रकारी करते थे, तैल चित्रकारी। इनका नाम इसीलिए महत्वपूर्ण है कि उस समय जिस तरह भी आप देख रहे हैं यूरोप, इंग्लैंड, ब्रिटेन के चित्रकार की चर्चा हो रही थी, उसी समय अचानक अगर भारत के किसी प्रांत में चित्रकार उभर आए तो वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए राजा रवि वर्मा, इनको राजा भी कहा जाता था, तो इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। और ये किस प्रकार की चित्रकारी करते थे ये भी याद रखना जरूरी है। और अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे और इनका जीवन काल जो था 1871 से 1951। और नंदलाल बोस किसके विद्यार्थी थे, नंदलाल बोस किसके विद्यार्थी थे। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न पूछकर आपको कंफ्यूज किए जाएंगे और आपको लगेगा ये तो बुक में था ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन ये आपके बुक का ही प्रश्न है। नंदलाल बोस किसके विद्यार्थी थे, ये अवनींद्रनाथ टैगोर के विद्यार्थी थे। और पूर्व के आदर्श नामक किताब किसने प्रकाशित की थी। आ गया ये अनंत वाला प्रश्न आपका, तो ये प्रकाशित किया था ओकाकुरा काकुओ ने, और ये जापान के थे और जापान में ही इन्होंने इस बुक को प्रकाशित किया था 1904 ईस्वी में। और आखिरी प्रश्न जो आपका है पूर्व के आदर्श, यहाँ पूर्व लिखा है लेकिन आपको ये पूर्व ये समझिएगा ईस्ट है, ये ईस्ट यानी कि जो ईस्ट हो गया आपका भारत हो गया यानी एशिया हो गया। तो एशिया के आदर्श नाम से जो किताब जिन्होंने लिखा था ये आपके ओकाकुरा काकुओ थे। और ये किताब जो प्रसिद्ध हुई थी इसकी पहली पंक्ति की वजह से, और इस बुक का पहला पंक्ति था एशिया एक है। ओकाकुरा का कहना था कि पश्चिम द्वारा एशिया का अपमान किया गया है और एशियाई राष्ट्रों को पश्चिमी प्रभुत्व का मिलकर विरोध करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने ये वर्णन किया है इस बुक में। तो ये जो आखिरी प्रश्न है पूर्व के आदर्श किस वजह से प्रसिद्ध हुई थी, तो अपनी पहली पंक्ति की वजह से। और पहली पंक्ति हो सकता है इस तरह से पूछे, पूर्व के आदर्श बुक का पहला पंक्ति क्या था, पूछने वाले की इच्छा किस तरह से प्रश्न पूछ दे आप ये पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन को इसीलिए रटना नहीं है, बस समझना है हर 3-4 एंगल से हर प्रश्नों को। तो एशिया एक है, ये पंक्ति था पहला इस बुक का, जिसके कारण ये बुक प्रसिद्ध हुआ। और ये आपका पूरा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज। अब आपके बुक में कुछ प्रश्न हैं और जिस तरह सुधीर कुमार सिंह हैं वो इतना डिटेल में हर प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि उनके एक इस प्रश्न के उत्तर देने के तरीके को देखकर मेरा मन खुश हो जाता है और हम फिर से इस प्रश्न को देते हैं। तो चलिए अब बुक के प्रश्न को देख लेते हैं। ये है इस तरह के प्रश्न आपके बुक के, जिस कला शैली में चीज़ों को गौर से देखकर उसकी यथावत तस्वीर बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। जिन चित्रों में भारतीय भूदृश्यों को अनछुआ दिखाया जाता है उनकी शैली को क्या कहा जाता है। इसके लिए आपको यह अध्याय पढ़ना होगा क्योंकि हमने डिटेल में अध्याय नहीं बताया, हमने वही मेन पॉइंट बताया जो ज़रूरी था। जो अध्याय डिटेल में जानना होता है उसको तो मैं डिटेल आपके सामने में 2-2 क्लास करके लाती हूँ, लेकिन जो सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों से भरा होता है तो उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को निकाल कर हम आपके सामने में प्रस्तुत करते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यह है आपका अगला प्रश्न, जिस चित्र शैली में भारत में रहने वाले यूरोपीय के सामाजिक जीवन को दर्शाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। और जिन चित्रों में ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और उनकी विजय के दृश्य दिखाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। और फिर ये कौन कौन सी शैली अंग्रेज़ों के जरिए भारत आई ये आपको मिलान करना है। और फिर नीचे उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब ये देखिए, आदमकद छाया चित्र, इसका हमने वर्णन अभी नहीं किया है। और लघु चित्र, इससे कोई प्रश्न नहीं बन रहा था, बस इसको समझना है। लेकिन ये तीनों आपने देखा, हमने आपको डिटेल में बताया। इस अध्याय को एक बार आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। बने रहिए आप इस चैनल के साथ। क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा और पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी दीजिएगा।